Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the part 2 of NCERT updates of class 12th biology. तो पिछले लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हमने फर्स्ट टू 8th चैप्टर तक बात की थी. आज हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं हमारे 9th to 16 उनके बारे में बात करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से. तो पहला है हमारा चैप्टर 9th. तो चैप्टर 9th का नाम क्या है आप सब लोगों को पता है, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो इसमें दो चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हुई हैं. पहली है माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन. इसकी बजाय ये लिखा गया है दैट माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे. तो ब्लू ग्रीन एल्गे के हिसाब से जो है एक नया प्रोटीन सोर्स जो है, जो माइक्रोब्स हैं हमारे जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई इन्हें ग्रो किया जाता है क्योंकि ये गुड प्रोटीन, एक अच्छे प्रोटीन के सोर्स होते हैं. जो स्पाइरुलिना वगैरह की टैबलेट्स या कैप्सूल्स आप लोग खाते होंगे तो वो उसी से आता है. ठीक है. दूसरा था हमारा, it has been calculated that a 250 kg cow produces 200 gram of protein per day. In the same period, 250 gram of microorganism like Methylophilus methylotropus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 tons of protein. तो इसमें लिखा गया है कि एक 250 किलो की काव जो है वो एक दिन में लगभग 200 ग्राम्स प्रोटीन बनाती है, जबकि 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस हमने एक एग्जांपल ले लिया, तो इसका जो है बायोमास प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई रेट होता है, इसीलिए ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. इसके बजाय सिर्फ इतनी सी स्पीशीज डाल दी है, इसमें काऊ का जिक्र जो है वो हटा दिया है और ये डाल दिया है सर्टेन बैक्टीरियल स्पीशीज लाइक मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो काऊ का जिक्र हटा दिया है, सिर्फ डायरेक्ट हमारी बैक्टीरियल स्पीशीज डाल दी मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 10th यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में बात की थी. तो इसमें एक ही जो है करेक्शन है, माइक्रो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा उसमें ये लिखा हुआ है माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स वायरसेस वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायंस दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स. तो इसकी जगह हमारा एक और चीज ऐड कर दी है, माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस. अभी तक सिर्फ प्लांट वायरसेस थे, अब एनिमल भी ऐड कर दिया है, बाकी सब चीज सेम है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. तो इसमें ये एक पॉइंट दिया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स वैक्सीन्स एंजाइम्स. तो ये सब चीजें सेम है, बट ये जो मेंटेनेंस है इससे पहले एक प्रोसेस का नाम लिख दिया गया दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यही होता है कि हम स्टेराइल एनवायरनमेंट जो है वो रखें केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में, जिससे जो हमें माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल चाहिए सिर्फ वो ही ग्रो करें, जिससे हम हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे एंटीबायोटिक्स वैक्सीन्स एंजाइम्स वो सब क्रिएट कर सकें अच्छे क्वांटिटीज में. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायग्राम जो है, इसमें कुछ एडिशन किया गया है. क्या क्या एडिशन किया गया है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको नाम दिया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, और दूसरी तरफ जो ये चीज़ है इकोलाई जो है उसका ब्रैकेट में नाम दिया गया है क्लोनिंग होस्ट. बस यही डिफरेंस है और बाकी पूरा डायग्राम सेम है हमारी, ये दो चीज़ें ऐड की गई हैं, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल और क्लोनिंग होस्ट. ठीक है, क्या है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की. नाउ नेक्स्ट इज the recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin containing medium. तो ये ampicillin की जगह यहाँ पे किया गया है tetracycline. तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिन्होंने लूज कर दी है फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने की वजह से, तो उनको हम किस तरह से सेलेक्ट आउट कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से, जब हम उनको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में प्लेस करेंगे तो हमारे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले अलग आ जाएंगे और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले नहीं होंगे वो अलग आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट this results into inactivation of the enzyme which is referred to as insertional inactivation. तो दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम नहीं, एंजाइम इनएक्टिवेट नहीं होता है, दिस रिजल्ट इनटू द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट एंजाइम. तो किसी भी एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन चाहिए होती है उसको हम इनएक्टिवेट करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ठीक है, ये हो गया मेरा 11th चैप्टर. नेक्स्ट है हमारा 12th चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी वाला ही है, उसकी एप्लीकेशंस जिसमें बताई थी वो वाला. तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था एनहांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड एग्जांपल विटामिन ए एनरिच्ड राइस. तो इसमें क्या है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस जो है मैंने आपको पहले भी बताया था उसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस.
ठीक है, तो इसमें बताया गया है वही एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल गोल्डन राइस, यानी कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस। तो वो क्या है, गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत येलो होता है कलर में। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल राइस होता है वो वाइट होता है कलर में, या हल्का सा ऐसे बहुत हल्का वीटिश सा कलर होता है कभी कभी किसी किसी का, लेकिन जो एकदम येलो कलर से होते हैं, मतलब वो ब्राउनिश सा ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। ठीक है, उसमें विटामिन ए बहुत सारा होता है। नेक्स्ट है हमारा जो बीटी कॉटन वाला पार्ट था, उसमें लिखा था द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई। तो टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई1AC, नेम्ड क्राई। ठीक है, तो जीन का नाम है क्राई1AC, लेकिन हम उसको बोलते हैं क्राई जीन है। ठीक है, तो जीन का नाम जो है वो कभी भी इतना सिंपल नहीं होता है कि क्राई जीन बोल दिया, तो क्राई1AC है उस जीन का नाम, नेम्ड क्राई। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी वाली यूनिट चालू हो गई हमारी, जो कि लास्ट यूनिट है इसकी। तो इसमें जो 13th चैप्टर है हमारा, उसमें काफ़ी सारे जो है करेक्शंस हैं। परपेचुअली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन, ट्रेंचेस, torrential streams, permafrost polar regions, high mountain tops, boiling thermal springs, and stinking compost pits, to name a few. Even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारी स्पीशीज जो है माइक्रोब्स की वो हर जगह मिलती हैं। तो एक तो परपेचुअली वर्ड जो है वो हटा दिया गया है, सिर्फ रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट कर दिया गया है। दूसरी बात, पर्माफ्रॉस्ट का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। हालांकि पर्माफ्रॉस्ट का मीनिंग बहुत इजी होता है याद करना। पर्मा मतलब परमानेंट और फ्रॉस्ट मतलब आइस, जहाँ पे परमानेंट आइस रहती है। स्नो लेडन, जो हमेशा स्नो से भरा पूरा रहता है, उसको हम बोलते हैं पर्माफ्रॉस्ट। ठीक है, एक कंटेंट ऐड भी किया गया है इसमें। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज, एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज इट्स नीश। तो नीश वही होती है, क्या चीज होती है नीश, आप लोगों को बता रखा है मैंने चैप्टर्स में भी। जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है जिसमें वो रह रहा है, जिनसे वो इंटरैक्ट कर रहा है, उसको हम नीश बोलते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का वही है, एक इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज है कि किस किस तरह की कंडीशन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह सकता है, उसके रिसोर्सेज में क्या क्या डाइवर्सिटी है जो वो यूटिलाइज करता है, या उसका फंक्शनल रोल क्या है उसके इकोलॉजिकल सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं ऑल टुगेदर, ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज इट्स नीश। इन सब चीज़ों को हम मिला के बोलेंगे कि ये चीज़ नीश है। पहले ये था कि जो फंक्शनल रोल होता है उसको ही हम नीश बोलते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। जो भी रेंज है कंडीशंस की, जो भी रिसोर्सेज वो यूटिलाइज कर रहा है, जो भी उसका रोल है, इन तीनों को कुल मिला के हम बोलेंगे नीश। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट टू टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वाटर वाला पार्ट है हमारा, उसमें बताया गया है दैट नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Okay, in fact, life on Earth originated in water and is unsustainable without water. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible to live there. तो इसमें दो चेंजेस किए गए हैं। एक तो नेक्स्ट टू टेम्परेचर हटा दिया गया है, एंड वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा दिया गया है। वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, और फिर यह है इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशंस मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। तो स्पेशल अडेप्टेशन ही अपनानी पड़ती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेजर्ट्स में रहने के लिए, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत कम है। तो पॉसिबल किसके लिए नहीं है, यहाँ पे हमने ये बताया नहीं था, ओनली स्पेशल अडेप्टेशंस मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। तो अडेप्टेशंस किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसलिए ऑर्गेनिजम्स वर्ड्स में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो किस चीज के ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमें ये डिफाइन नहीं किया गया कि किस चीज के ऑल्टरनेटिव्स। द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए उसके पास दो और भी ऑल्टरनेटिव हैं। तो कई बार क्या है, कई लाइंस ऐसी हैं जो आधी छोड़ दी गई हैं पुरानी एनसीईआरटीज में, लेकिन अब जो नई एडिशन आया उसमें वो लाइंस पूरी की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो उनके जो स्टोमेटा है वो डीप पिट्स में अरेंज रहते हैं, जिससे वाटर लॉस जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो कम से कम हो। तो डीप पिट्स का क्या मतलब है, गड्ढे में नहीं रहते, संकन रहते हैं। जो हमारी लीफ की सरफेस है उसमें काफी अंदर की तरफ वो रहते हैं, संकन रहते हैं, जिससे वाटर ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस जो है वो नहीं हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ यू हैड एवर बीन to any high altitude place that is 35,000 meters से ऊपर, like रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर। तो इसमें मनाली और मानसरोवर की बजाय मनाली एंड लेह कर दिया है। रोहतांग पास नियर मनाली एंड लेह, नॉट मनाली एंड मानसरोवर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हाउ डू दे लिव अंडर सच क्रशिंग प्रेशर्स एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम्स। तो क्रशिंग को हटा के यहाँ पे हाई प्रेशर कर दिया, क्योंकि क्रशिंग तो बहुत अजीब सा वर्ड हो जाता है। तो हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर्स एंड दे डू हैव स्पेशल एंजाइम।
तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा कमेंसलिज्म वाला पार्ट है, उसमें ये चीज़ ऐड की गई है, एज दे मूव स्टर अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन इंसेक्ट्स दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एग्रेट्स टू फाइंड एंड कैच। सो इसमें क्या कर दिया है, एज दे मूव स्टर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट्स from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch। तो इसमें insects बाद में लगाया गया था, बट इसमें insects पहले लगा दिया गया जिससे एक सेंटेंस पढ़ने में आसानी रहे। As they move, stir and flush out insects from the vegetation। तो जैसे ही वो मूव करते हैं या हिलते डुलते हैं तो वेजिटेशन से जो इंसेक्ट्स हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं, वरना वो एग्रेट्स से कैच नहीं हो पाते। एग्रेट्स मतलब पता है ना आपको, जो आपने कभी देखा होगा जो हमारे कैटल्स होते हैं उनकी पीठ पे एक छोटा सा पक्षी सा बैठा रहता है, वो होता है एग्रेट। तो जब हमारी जो वो कैटल्स हैं वो मूव करते हैं या उठते हैं या इधर उधर जो है हिलते हैं, तो उसकी वजह से जो वेजिटेशन में जो इंसेक्ट्स है वो बाहर उड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रेट्स उन्हें पकड़ लेता है, वरना वो उन्हें पकड़ ना पाए ईजी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 13th चैप्टर के सारे करेक्शंस। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारा 14th इकोसिस्टम वाला। इसमें 3-4 हैं इसमें भी। पहला है ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन एंड इवन डिसअपियर। तो इसमें लिखा है सक्सेशन के टाइम पे कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक एरिया को कॉलोनाइज कर लेती हैं और उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है नंबर में, जबकि जो बाकी स्पीशीज की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगती है या कभी कभी तो ख़त्म भी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा इसको जो है सेंटेंस को रिफ्रेम किया गया है। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन एंड इवन डिसअपियर। तो इसमें इतना ज़्यादा जो है एंड करके नहीं बताया गया है, एक सिंपल सा ये 3 लाइन का सेंटेंस आता है, इसको 2 लाइन में ही कंप्लीट कर दिया कि सक्सेशन के टाइम पे कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक एरिया को कॉलोनाइज कर लेती हैं, जबकि बाकी स्पीशीज जो हैं उनकी पॉपुलेशन या तो गिरने लगती है या कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है। ऑब्वियसली एक स्पीशीज को आप कॉलोनाइज कर रहे हो तो नंबर बढ़ेगा ही, तो वो अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए उस चीज़ को हटा दिया है। नेक्स्ट है सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। तो सक्सेशन ऐसा प्रोसेस है वो जहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। तो कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कर दिया स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। तो सक्सेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक एरिया में स्टार्ट होता है, कैसे एरिया में, जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है what is important is to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystems they are recycled time and again indefinitely। तो ये बात जाना important है कि ऐसे nutrients जो कभी इकोसिस्टम से नहीं जाते हैं, लॉस नहीं होता है उनका, वो बार बार जो है रिसाइकिल होते रहते हैं indefinitely। Now what is important is to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem rather they are recycled time and again indefinitely। तो थोड़ी ग्रामर ठीक की है इसकी, rather लगा दिया है कि क्या important है कि ऐसे nutrients को appreciate करना जो कभी environment से जाते ही नहीं है, lose ही नहीं होता है, lost नहीं होता है, वो खोते नहीं है, rather वो हमेशा जो है time and again indefinitely recycle होते रहते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम लेके। Now नेक्स्ट इज समरी। समरी में जो है हमारे चैप्टर 14 की एक चीज दी गई है, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेस एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये आपके एग्जाम्स में भी काम में आ सकता है, जैसे आप अगली साल अगर 12th बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसमें। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है ये। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन एक बहुत अच्छी तरीके से दी गई है नई वाली में। एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेस एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो सिर्फ फंक्शनल यूनिट नहीं होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है। इसलिए एक इकोसिस्टम जो है वो एक नेचर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट दोनों है, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15th चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो उसमें एक चीज ऐड की गई है, ऑर्गेनिजम्स फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर। तो हमारा उसमें 15.2.2 वाला जो पार्ट है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है और उसमें इन ऑर्गेनिजम्स का भी जिक्र है जिनको हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का वाइल्ड में इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले कुछ सालों में। नेक्स्ट और लास्ट जो करेक्शन है हमारी 12th एनसीईआरटी की वो है एनवायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर से, जो कि 16th चैप्टर है। पहले लिखा हुआ था बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप्स ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। तो बर्निंग जो है वो वेस्ट की वॉल्यूम को तो कम कर देता है, लेकिन ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है, कंप्लीशन तक बर्न नहीं होता है, और इसलिए जो ओपन डंप्स होते हैं उनमें बहुत सारे रैट्स, चूहे और मच्छर वगैरह जो हैं वो ज़्यादा उपजने लगते हैं।
अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेम किया गया इस सेंटेंस को भी, बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट ऑल्दो इट इज जनरली नॉट कंप्लीटली बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप्स ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। तो इसमें ये बता दिया गया है कि बर्निंग जो है वो वॉल्यूम तो कम कर देता है वेस्ट की, लेकिन जनरली ये पूरी तरीके से कंप्लीशन तक बर्न नहीं होता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। और जो ओपन डंप्स होते हैं फिर वही चीज़ आ गई कि वो उसमें बहुत सारे मच्छर और जानवर और ये सब रहने लगते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे करेक्शंस जो कि 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के हैं। 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के भी मैं 1-2 दिन में अपलोड करने लगूंगी, उसमें तो बहुत सारे हैं, तो उसके जो है हम 3-4 पार्ट पढ़ेंगे जिससे एक एक चीज़ समझ में आ जाए। उसमें बहुत सारे करेक्शंस हैं हमारे। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ आप लोगों को सारे करेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं होप करती हूँ पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।